हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफेंडर एकेडमी। लेक्चर 74 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टॉक्स में कोर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम टॉपिक 10 जो है वो कवर कर रहे थे। गुप्ताज को हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। मतलब अगर देखा जाए तो गुप्ताज की जो इकोनॉमिक लाइफ थी, इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ थी, है ना, इनके जो कॉइनेज वगैरह थे, इनके जो लैंड ग्रांट्स थे, इस तरीके से लैंड ग्रांट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका क्या रोल रहा है हमारे सोसाइटल और पॉलिटिकल इवन इकोनॉमिक सेटअप में, वो हम कवर कर चुके हैं पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स में। अभी अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वुमेन्स के पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक लेक्चर बचता है जिसमें हम लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर और जो स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था, जो ये दिया तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्टेटस था, क्योंकि फाहियान वगैरह जो है वो उसका कुछ कहना अलग है, रिकॉर्ड्स कुछ अलग बताते हैं, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा देख लेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर तो हम सेपरेट डिस्कस करने वाले वीडियोस सारे, मतलब पूरे एंशिएंट इंडिया के, ठीक है ना। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, इसको तो हमने डिटेल में कवर कर लिया है हमारे पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है ना उसमें, तो आप वहाँ से वो अवेल कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें ऐसा डिस्कस करने लायक तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स है ना का पीरियड जो उसमें सोसाइटी जो थी, इसमें कास्ट सिस्टम का रोल मतलब क्या था, इस तरीके से कास्ट प्रोलिफरेट हुआ, सब कैटेगराइजेशन हुआ कास्ट का, वुमेन की पोजीशन क्या थी, शूद्रों की पोजीशन क्या थी, तो इस तरीके से जो है सोसाइटी को हमने डिस्कस करना है आज। तो अगर आप देखा जाए तो जो सोशल लाइफ जो थी, है ना, गुप्ताज की जो सोशल लाइफ थी जिसमें सोशल स्ट्रक्चर वगैरह भी आ जाता है, तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से है, तो हमारे पास इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज से हमें पता चलता है, जिसमें कि सबसे पहले तो इंक्लूड होंगे गुप्ताज के जो मटेरियल एविडेंस है, जैसे कॉइन्स वगैरह हो गया, सील्स वगैरह हो गया, है ना, तो ये मटेरियल एविडेंसेज है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह गुप्ताज के। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज है, इसमें अगर हम देखें तो जो इंडिजिनस जो है, इसमें धर्मशास्त्र टेक्स्ट वगैरह जो है ना, स्मृतिज है, कामसूत्र है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है ना, कात्यायन स्मृति है। उसके बाद जो फॉरेनर्स जो हमारे देश में आए थे, फाहियान है ना, जिसने शूद्रों की पोजीशन के बारे में बताया है, जैसे कि शूद्रों को जब गांव में एंट्री हुआ, मतलब जब उनको गांव में एंट्री करना होता था तो वो उनको ढोल वगैरह बजाना पड़ता था ताकि वो आ रहे, ताकि मतलब लोग जो है उसके कांटेक्ट में आए। अगर आना ही है तो फिर वो रात को भी आ सकते थे, मतलब जो समाज की गंदगी साफ करते थे उन शूद्र तो नहीं बोल सकते हम इसको, यहाँ पे करेक्शन करना, शूद्र नहीं, जो चांडालास थे, अनटचेबल्स, जो एक नया वर्ग बना था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शूद्र तो अलग है ना, शूद्रों से भी जो नीचे थे वो थे चांडालास, है ना, और जिनकी संख्या जो इस टाइम पर पे बढ़ी थी, गुप्ताज के टाइम पीरियड पे इनकी संख्या क्या हुई थी, बढ़ी थी। जब वो आते तो उनको ढोल वगैरह बजाना पड़ता था कि वो आ रहे हैं, या तो फिर वो रात को आते थे, मतलब जो गाँव की सफाई कर रहे हैं, जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जो गंदगी साफ करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं था। तो वो उसके बारे में फाहियान जो डिटेल में बताता है आपको। तो यहाँ पे समाज का जो स्ट्रक्चर था वो कॉन्स्टेंटली जो था ना, वो दोनों तरीके से, एक तो पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे थे और नेगेटिव चेंजेस भी आ रहे थे, है ना, गुप्ताज के टाइम पीरियड पे। अभी यहाँ पे जो लीगल टेक्स्ट वगैरह जो है इस टाइम के, है ना, जैसे कि धर्मशास्त्र जो लिखा था मनु ने, ठीक है, इसके बेसिस पे बने हैं, मतलब जो मनु का जो धर्मशास्त्र था इसके बेसिस पे बाकी जो टेक्स्ट जो बने इस टाइम पे, लीगल जो बुक्स बने, जो लॉ बुक्स बने, वो इसके बेसिस पे बने, और इसको ही कुछ जो है इलैबोरेशन ऑफ मनुस्मृति भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, और बेस्ट नोन जो इसमें यज्ञवल्क्य वल्क्य है, और नारद स्मृति है, बृहस्पति है और कात्यायन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना कास्ट सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कास्ट सिस्टम मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम तो हम नहीं बोल सकते, वर्ना सिस्टम आप बोल सकते हो। समाज जो था ना यहाँ पे 4 वर्णास में डिवाइड हो चुका था। हाँ, वो अलग बात है कि गुप्ताज के टाइम पे से ही जो आज आप कास्ट वगैरह देखते हो, ये मतलब इवॉल्व हुई थी। जो वर्णा है तो आज तो है ही नहीं, आज तो कास्ट सिस्टम है। तो ये जो वर्णास जो थे इनका कैटेगराइजेशन जो था कास्ट सिस्टम में, वो इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। तो 4 वर्णास थे स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो, जैसे ब्राह्मणास थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें उनको कुछ सेट ऑफ फंक्शंस दिए गए थे कि आपके काम ये है, आपको यही काम करने है ना। जैसे क्षत्रिय का काम होगा कि युद्ध वगैरह करना, है ना, लोगों की रक्षा वगैरह करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, ये क्षत्रिय का काम था। ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा दक्षिणा, पूजा पाठ करना, दक्षिणा वगैरह लेना देना जो भी था, ये इनका काम था, है ना। फिर वैश्य जो थे इनका काम क्या था, व्यापार करना, और शूद्रों का काम था कि आप इन तीनों की क्या करो, सेवा करो। तो इस तरीके से ये बोला गया था, है ना, कि आपको इस तरीके से आपको काम करना, ये आपके क्या है, राइट्स है, ये आपके प्रिविलेजेस है, ये आपकी ड्यूटीज है। तो ये थी कास्ट सिस्टम या फिर वर्ना सिस्टम। अभी ये एक आइडियल सोशल ऑर्डर थी, है ना, और राजा भी जो था ना, स्टेट मतलब कि यहाँ पे राजा था, है ना, तो राजा भी ऐसा माना जाता है कि उसको भी ऐसा जो है इसी सिस्टम को फॉलो करना था, और इसको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। अगर कोई राजा ऐसा नहीं करता है तो माना जाता है कि उसकी फिर मतलब अलग अलग तरीके कुछ जो है वो
हार्मफुल चीज़ें जो हो सकती है, मतलब जो अधर्म करेगा तो उसके साथ भगवान ऐसा करेगा वैसा, इस तरह की बातें जो फैलाई जाती थी ताकि लोग जो इस सिस्टम से टिके रहे, बने रहे और इसमें मानते रहे। तो यहाँ पे आप देखो तो even small state emerged in some corner of the country, the king of that state was expected to recognize this as a social ideal social order। ठीक है ना, मतलब यही फॉलो करना। तो यहाँ पे ब्राह्मणा जो थी, इनकी स्टेटस और सुप्रीमेसी जो दिन पर दिन बढ़ रही थी, और द्विजा नाम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से काफी जो है प्रचलित हुआ था। द्विजा मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक तो आपका एक बायोलॉजिकल बर्थ होती है सबसे पहले, और दूसरा जो है ना वो उपनयन सेरेमनी वगैरह होती है, तो वहाँ पे वो सेकंड बर्थ माना जाता है। जब बच्चा जो है वो आश्रम जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको उपनयन सेरेमनी वगैरह वहाँ पे परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ से उसको ट्वाइस बार मतलब ट्वाइस बॉर्न उसे बोला जाता है, सॉरी, तो उसे बोला जाए द्विजा। और ये द्विजा जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था, और इसको मतलब ये करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास था, और क्षत्रिय भी वगैरह कर सकते थे, है ना। और इवन फीमेल इसको नहीं कर सकती थी, जो अपर कास्ट फीमेल वगैरह वो इसको नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो कंसेप्ट जो है यहाँ पे इवॉल्व होता है द्विजा सेरेमनी का। ब्राह्मणास रिप्रेजेंटेड गुप्ता किंग एज अ पजेसिंग द एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड। जो ये जो ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते हैं क्या करते थे, ये लेजिटिमाइज करते थे जो रूल था गुप्ता या फिर कोई भी राजा जो है इसके रूल को क्या करते थे, लेजिटिमाइज करते थे, क्योंकि इनकी ये जो राजा महाराजा ये भगवान के क्या है, एक तरह के एट्रीब्यूट से भगवान की इच्छा है कि ये आपके ऊपर रूल करेंगे। इस तरीके से गिव एंड टेक जो म्यूचुअल बेनिफिट जो है ना, म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आप बोल सकते हो ना आज के मॉडर्न टर्म में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो इस तरीके के जो है एक तरीके से क्या मतलब जो है ब्राह्मणाज और जो क्षत्रिय थे इनमें एक तरीके कोऑर्डिनेशन था, ठीक है ना। आप हमको दान दक्षिणा वगैरह दो, आप हमको रिकॉग्नाइज करो और हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एक दूसरे को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते थे पोजीशंस को। गुप्ता प्रिंसेस की मतलब गुप्तास को जो रूलर्स थे उनको ब्राह्मणास करेंगे, और ब्राह्मणास को ये गुप्तास वगैरह करेंगे। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्तास वगैरह थे ना, गुप्ता प्रिंसेस वगैरह या फिर राजा महाराजा, ये काफी ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो बाकी जो रिलीजन वगैरह थे वो थोड़ा डाउनफॉल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। They were getting large scale land grants, not only from the rulers official but also from the other people। कौन? तो ये ब्राह्मण वगैरह जो थे ना, जो ये थे ब्राह्मण्स वगैरह, इनको जो समाज में सबसे ऊपर बैठे हुए थे, तो इनको क्या मिलता था, बड़े लार्ज स्केल पे लैंड ग्रांट, मतलब एकदम बिल्कुल फ्री में जमीनें जो मिलती थी, जो मतलब उनको खरीदनी नहीं पड़ती थी, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी मिल रहे और टैक्स भी उनको देना नहीं है। इस तरीके की जमीनें जो उनको मिला करती, इसको लैंड ग्रांट वगैरह बोला गया है। हमने ये डिटेल में डिस्कस किया इससे पहले। तो एक नए तरीके का जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड जो है वो यहाँ पे गट या फिर ग्रुप जो है वो बन रहा है। यहाँ पे लैंड वॉज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल ब्राह्मणास बट ऑल्सो टू द ग्रुप ऑफ ब्राह्मणास, है ना, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं तो ग्रुप को भी मिला करते थे। और इस तरह की क्या हुआ, जो रिमोट जो एरियाज थे वहाँ पे भी ये जो है वो सेटल होने लगे, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे कोई रहता जहाँ पे जंगल थे, फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट कट करके वहाँ पे खेती वगैरह स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे रिमोट एरियाज में भी जो है वो जो ब्रह्मदेव सेटलमेंट्स वगैरह जो है वो बनते जा रहे थे। और जो ये जो ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर थी, ये जो रिलीजन था, ब्राह्मणिकल रिलीजन, ये हर तरफ जो है फैल रहा था, है ना। तो इस तरीके से जो है आप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में फैला। और इसी वजह से जो है फॉरेस्ट जो डेलर्स थे, मतलब जो ट्राइबल्स जो थे, उनके मतलब उनका कल्चर भी हमने एसिमिलेट किया, हमने एब्जॉर्ब किया इसी टाइम पे। मतलब हिंदुइज्म जो है ना, इसमें ट्राइबल्स पहले नहीं हुआ करते थे। पहले मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा अलग थे, है ना। फिर जब जैसे वो लैंड ग्रांट्स वगैरह जो सिस्टम आया, उसके बाद क्या हो गया, वो जो बाउंड्री जो थी वो बाउंड्री क्या हो गई, वो मतलब वैनिश होती गई। और उनके ट्राइबल लोगों के कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया और हमारे कल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस तरीके से जो ट्राइबल्स जो है वो भी हमारी जो ये जो सोशल ऑर्डर जो थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें एब्जॉर्ब होते गए। वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम किस तरीके से हुआ। द ब्राह्मणा केम टू बी रिकॉग्नाइज एज द प्योरेस्ट एंड टू द हाईएस्ट वर्ण। जो ब्राह्मणास थे उनको एकदम वो प्योरेस्ट बोला गया कि सबसे प्योर है ये और सबसे हाईएस्ट वर्ण है ना। रूलर्स कंटिन्यू टू पैट्रोनाइज हाईली लर्न ब्राह्मणा, जो एकदम पढ़े लिखे थे, जिनको वेदों का ज्ञान वगैरह जो था, संस्कृत बोल पाते थे वगैरह जो थे, उनको जो है वो क्या मतलब उनको क्या मिला, पैट्रोनाइजेशन वगैरह मिला। एंड दे वर सपोर्टिंग बुद्धिस्ट जैन और अदर सेक्ट ऑल्सो। रूलर जो थे जो गुप्ता रूलर थे वो इवन बुद्धिस्ट जैन और अदर सेक्ट को भी एक तरह सपोर्ट करते थे। दिस रिमेन वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रेस्टीज ऑफ ब्राह्मण। तो जो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आज भी देखते हो, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन वही है, क्योंकि उस समय में उनको लैंड ग्रांट वगैरह मतलब जमीनें मिली थी ना, जमीन में आज भी है, वो कहा जाएगी जमीन, ठीक है ना।
हाउएवर द वर्ना ऑर्डर वाज नॉट एन आइडियल ऑर्डर, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये आइडियल ऑर्डर है कि बस ये 4 वर्ण ही रहेंगे, नहीं। यहाँ पे एक 5वां जो है वर्ण वगैरह बन गया था, मतलब वर्ण क्या हो, तो वर्ण सिस्टम से बाहर उनको माना जाता था। उसको बोला गया अनटचेबल, जो अछूत है ना, जिनको मतलब जिनका छूना भी एक तरीके से पाप है, आप दूषित हो जाओगे। दे वर कंसिडर्ड एज इम्प्योर एंड इवन देयर टच वाज कंसिडर्ड एज इम्प्योर एंड देयर फिजिकल प्रेजेंस इन द एरिया वेयर द हायर वर्ण लिव्ड वाज प्रोहिबिटेड, मतलब जहाँ पे वो हायर वर्ण वगैरह, सो कॉल्ड हायर वर्ण वगैरह रहते हैं, वहाँ पे उनका आना जाना भी जो है मना है, फिजिकल प्रेजेंस भी मना है। इसमें जैसे कि चांडलाज वगैरह हो गए, चर्मकराज हो गए, सिमिलर ग्रुप जो थे वो इसमें इम्प्योर और आउटकास्ट माना जाता है, मतलब कास्ट से ही बाहर है वो सीधा सीधा। तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कुछ जो तब के जो इंस्क्रिप्शन थे, या इवन जो मनुस्मृति वगैरह जो है, इसमें भी मनुस्मृति बोल रहा है, जो मनुस्मृति के बेसिस पे जो धर्मशास्त्र टेक्स्ट वगैरह लिखे गए इस टाइम पे, उसमें भी आपको इसको मेंशन कर मतलब मेंशन है, और फाइयान ने तो डिटेल में मेंशन किया है, ठीक है ना। फाइयान यहाँ पे बोल रहा है कि जो चांडालाज वगैरह जो जो थे, ये थोड़ी इंक्रीज हो गई इस टाइम पे, जो गांव के बाहर रहते थे और मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम करते थे, बुचरी और मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे। और ये क्या रहते, मतलब इनकी जो कंडीशन थी ये मिजरेबल थी। इवन जब ये गांव में आते थे तो या तो रात को आना पड़ता है इनको, ताकि किसी के साथ इसका कोई कांटेक्ट ना है, या फिर जब वो आते थे तो उनको ढोल वगैरह बजाना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, ताकि लोग जो है रास्ते से हट जाए। मतलब हवा भी अगर इनको छू के निकली और आपको अगर छुआ तो आप मतलब इम्प्योर हो गया, ऐसा माना जाता है ना। तो इतना जो है एक तरह से खराब जो कंडीशन थी वो इनकी बन चुकी थी अनटचेबल्स, और ये बढ़ती गई यहाँ से आगे। द पोजीशन ऑफ शूद्रा, अभी शूद्रों की पोजीशन क्या थी, शूद्रों की पोजीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई। शूद्र मतलब कौन, जो आप आज के कंडीशन में जो आप ओबीसी एससी एसटी जो देखते हो, तो उसको शूद्र वगैरह बोला गया है ना। तो इसमें खेती करने वाले लोग थे, इसमें कोई भी आर्टिस्ट, सॉरी, जो आर्ट या फिर क्राफ्ट करने वाले जो लोग थे वो शूद्र वगैरह थे। तो उनको यहाँ पे अभी थोड़ा रामायण और महाभारत को सुनने की परमिशन मिली कि रामायण महाभारत की कहानियां आप सुन सकते हो, पढ़ने की तो नहीं मिलती अभी भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनके लिए थी ही नहीं, तो वो पढ़ सकते थे अभी, मतलब सुन सकते थे। वो भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अभी भगवान कृष्ण ही क्यों, आपको पता है कि कृष्ण एक ही ऐसा अवतार है जो हम लोगों के बीच में रहा है, मतलब राम, भगवान राम के बाद जो अवतार जो है, जो रिबेल किया था, है ना, जो समाज में आप देखते हो, आप मतलब आपने अगर पढ़ा इनके बारे में, आपने अगर जाना है, आपने अगर देखा है भगवान कृष्ण की जो स्टोरीज वगैरह सुनी है, तो आपको पता है कि इन्होंने समाज के सोशल नॉर्म्स को हमेशा चैलेंज किया है। ये आम लोगों के साथ रहते थे, है ना। ये इनके मतलब ये राजा तो थे, लेकिन कोई ऐसे बहुत बड़े साम्राज्य के राजा तो दिखाई नहीं गए हमें, जब दिखाए गए हैं महाभारत वगैरह आपने देखा होगा। तो ये रहते किन लोगों के साथ थे, ये गौलों के साथ रहते थे, गायों के साथ रहते थे, ये गायों का दूध जो है वो बेचते थे, मतलब ग्वाला दिखाया गया है, मतलब एकदम जो शूद्रों के साथ रहना है ना। तो इसीलिए कॉमन लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण काफी पॉपुलर हुए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना जो है वो आम बात होगी शूद्रों के लिए, है ना, मतलब इनके ये भगवान बन गए तब। दे वुड ऑल्सो बी परमिटेड टू परफॉर्म सर्टेन डोमेस्टिक रिचुअल्स, अभी यहाँ पे जो है वो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते थे शूद्र। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा हुआ कि जो प्रीस्ट थे इनका मतलब खर्चा वगैरह बढ़ने लगा, खर्चा मतलब कि इनका खर्चा बढ़ने लगा, जो शूद्र थे, कि प्रीस्ट वगैरह को बुलाना है, पूजा पाठ करना है ना, तो इनके लिए तो फायदा ही हुआ। प्रीस्ट वगैरह थे, जो पूजा पंडित, पूजा वगैरह करने वाले जो पंडित थे उनके, तो इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक स्टेटस जो था वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा, ऐसा माना जाता है। मतलब सॉरी, गलती होगी थोड़ी, ये जो चेंजेस आए, ये सारे चेंजेस वो इसकी वजह से कि शूद्रों का जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो थोड़ा चेंज होने लगा था, मतलब वो थोड़े प्रॉस्परस होने लगे थे शूद्र वगैरह जो है ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने लगी थी, इसीलिए फिर ये सारी चीजें जो है वो अलाउ कर दी गई। ऐसा ऐसे का खेल है सर, ठीक है। तो वरना सिस्टम कुड नॉट ऑलवेज परफॉर्म स्मूथली। शांति पर्व जो है महाभारत का, इसमें ऐसा बोला गया है कि गुप्ता पीरियड में ये लिखा गया था, ऐसा बोला जाता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे कुछ वर्सेस ऐसे, कुछ लाइनें ऐसी है जिसमें बोला गया है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों का भी एक हो जाना चाहिए, मतलब क्यों, क्योंकि फिर शूद्र और वैश्य जो रिबेल कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर के दो वर्ण को हाथ मिलाना पड़ रहा है, मतलब कि नीचे के दो वर्ण क्या कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। अनुशासन जो पर्व है महाभारत का, इसमें तो शूद्र को एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ किंग भी बोला गया है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ऐसी बातों के बारे में, है ना। यहाँ पे कास्ट का क्या प्लेस है, यहाँ पे जो वर्णा में कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो देखो यहाँ पे आरसी मजुमदार लिख रहे हैं कि माइटी किंगडम्स के रूलर जो है आपको वैश्य और शूद्र में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये एक लिमिट के बाद कितना स्ट्रेच करोगे आप इनको, शूद्र और वैश्य को, इनको कितना ग्रांटेड लोगे, तो ये भी थोड़ा मतलब रिबेल वगैरह करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बस मैंने ऐसे लिख दिया, आपको पढ़ सकते हो आप पढ़ना।
अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्ण सिस्टम जो थी वो डिवाइड हो रही थी इनटू कास्ट, जिसे कास्ट प्रोलिफरेशन भी बोला गया, फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ण भी बोला गया। तो गुप्ता के टाइम पीरियड पे जो ना सब कास्ट इमर्ज हुई, क्योंकि इसके दो रीजन थे, एक तो थे इन्वेजन, बाहरी इन्वेजन जो, और दूसरा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल्स, इनको अलग से कास्ट दे दी गई, है ना। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स वर असिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी व्हिच बिकम पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। टाइम पे हिंदुइज्म वगैरह वर्ड तो नहीं था उस टाइम पे, उसे ब्राह्मण रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन वगैरह कहा जाता था। उनको क्षत्रिय का स्टेटस दिया गया, लेकिन ये जो फॉरेन जो इन्वेडर्स थे इनको क्षत्रिय का स्टेटस तो दिया गया, लेकिन ये सेकंड क्लास क्षत्रिय थे ना, इम्प्योर, मतलब सेमी क्षत्रिय इनको स्टेटस दिया गया, है ना। राजपूत की जो 36 क्लैन बनी है इसमें से हुना जो इसको 36 क्लैन ऑफ राजपूत बोला गया। इवन टुडे आप देखो तो कुछ राजपूत जो है हुन्स नाम से टाइटल वगैरह बियर करते हैं, है ना। They built independent or semi-independent principalities for themselves and with the time acquired the place of क्षत्रिय families of golden times। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से क्या हुआ, स्टेटस दिया जाता था, मतलब ठीक है आप आ गए, अभी हम आपको हमारे समाज में तो ले लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मतलब सेकंड क्लास सिटीजन की तरह से हम रखेंगे, है ना। और ट्राइब्स जो थी वो ट्राइब्स भी एसिमिलेट हो गई ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ब्राह्मणिकल ऑर्डर मतलब क्या है, बेसिकली तो जो सिस्टम थी वर्ण सिस्टम उसमें, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ, लैंड ग्रांट्स की वजह से हुआ। द रूलिंग चीफ ऑफ ट्राइब, ट्राइब्स के भी रूलिंग चीफ हुआ करते, तो उनको थोड़ा अच्छा स्टेटस, उनको थोड़ा क्षत्रिय वगैरह का स्टेटस, रिस्पेक्टेबल ओरिजिन उसको दिया गया, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह उनकी बनाई जाती है, मतलब ये सब मिथिकल चीजें थी कि ठीक है इनको ये यहाँ से वो वहाँ से, ये इनके पुत्र है उनके पुत्र, इस तरीके से जो है उनको थोड़ा रिस्पेक्टेबल ओरिजिन दिया। और बाकी जो कॉमन लोग थे उनको फिर सोशल लो सोशल ओरिजिन, शूद्र ही रहेंगे, है ना, ये शूद्र के शूद्र रहेंगे। तो वेरियस जाति और कास्ट जो है वो ओरिजिनेट हुई थ्रू वर्ण वर्म संस्कार और इंटर मैरिजेस होते थे, है ना। इंटर मैरिजेस की वजह से जो अलग अलग तरह की जाति वगैरह कास्ट वगैरह बनी है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड लैंड रेवेन्यू गिव राइज टू न्यू कास्ट कायस्था स्क्राइब, है ना, जो लिखा पढ़ी का काम करते थे। इसकी वजह से ब्राह्मणास जो थी ना, इनकी थोड़ी मोनोपोली जो थी खत्म होती गई यहाँ से। अनटचेबिलिटी के बारे में थोड़ा और देखते हैं हम यहाँ पे, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया। तो जो आउट ऑफ जो कास्ट थे वरना सिस्टम के बाहर जो थे उसको अनटचेबल बोला गया है, वो इम्प्योर है ना, उनका टच भी जो है वो एकदम प्रोहिबिटेड है, उनको हायर वर्नर्स के साथ रहना नहीं है, रह नहीं सकते, ठीक है। 5th सेंचुरी में ये आपको पिक्चर में आते देखने को मिलेंगे। 5th सेंचुरी में ड्यूरिंग गुप्तास द नंबर ऑफ चांडालास इंक्रीज हु लिव आउटसाइड द विलेज एंड परफॉर्म द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड बुचरी। Their condition was so glare and deplorable that they attracted attention of Haiyan also, ठीक है ना। He informed us that the Chandalas used to live outside the village and perform manual scavenging. He also tell us that whenever they used to enter the village or city, they had to strike the wooden piece, है ना, वो ढोल वगैरह बजाना पड़ता था उनको to announce their arrival so that no one can get in contact with them। इस तरह की इतनी बेकार कंडीशन होगी। In South Indian society, the notion of untouchability appear in the late Sangam era. A work called Achar Kovai refer to water touched by the pulley being considered defiled and unfit to drink by higher caste varna, and even the state that glazing at the pulley is polluting, है ना। मतलब कि यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट संगम एरा में थोड़ा यहाँ पे, मतलब पहले साउथ इंडिया में अनटचेबल का कंसेप्ट भी थोड़ा पहले आया। अभी वुमेन्स की पोजीशन क्या थी किसी भी समाज में, अगर आपको उसकी प्रोग्रेस के बारे में देखना है तो महिलाओं के बारे में आप अगर वहाँ पे जानोगे तो उससे आप पता चलता है, रिफ्लेक्शन है वो सोसाइटी का, महिलाएं जो क्या होती है रिफ्लेक्शन वगैरह होती है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस एज, मतलब कि ये गुप्ता टाइम पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन थे ना, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे रॉयल और इलाइट वुमेन्स के बारे में। लेकिन कामसूत्र और धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट है लाइक नारस्मृति है, कटयाना वगैरह, बृहस्मृति है, ये यहाँ पे आपको मोर जनरल लेवल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स की कंडीशन के बारे में। स्टेटस ऑफ वुमेन इन जनरल कंटिन्यू टू डिक्लाइन, मतलब कि यहाँ पे महिलाओं का कंडीशन जो है वो खराब होता गया दिन प्रतिदिन आफ्टर वैदिक पीरियड। इन पैट्रियार्कल सेटअप द मेन बिगन टू ट्रीट वुमेन एज आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, मतलब एक वस्तु के तौर पर उसे माना जाता था। दैट वुमेन वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो हर हस्बैंड टू द नेक्स्ट वन, मतलब जहाँ तक है वहाँ तक बस पति को फॉलो करना। सेल्फ इमोलेशन, मतलब सती की जो प्रथा है वो आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्या होता है, मतलब उसको अप्रूवल वगैरह मिल जाता है, लेकिन वो हायर कास्ट अपर कास्ट वुमेन तक ही सीमित रहती है ना। यहाँ पे आप फर्स्ट जो एविडेंसेस है आपको ईरान में मिलता है, मतलब इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस जो है मध्य प्रदेश के ईरान में मिलता है 510 AD का सती का। लॉ गिवर्स ऑफ द पीरियड ऑलमोस्ट अनएनिमसली एडवोकेटेड अर्ली मैरिज, मतलब बिल्कुल सब एक सहमत थे अर्ली मैरिज होना चाहिए। सम ऑफ देम प्रेफर्ड इवन प्री प्यूबर्टी मैरिज, मतलब समझा जाता है कि 12-13 साल में प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंच जाती तो उसके पहली शादी होनी चाहिए। सेलिबसी वॉज टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बाय विडोज, और जो विडोज है उसको बिल्कुल ब्रह्मचारी बनना है, मतलब अभी नहीं खत्म हो गया, अभी पति मर गया, चुपचाप बैठ सेलिबेट बन, मतलब ब्रह्मचारी बन और जीवन जिया।
वन वर डिनाइड एनी राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर स्त्रीधन, जो स्त्रीधन हुआ करता मतलब ज्वेलरी वगैरह है ना, उसके अलावा किसी भी तरह के प्रॉपर्टी राइट्स उनको नहीं थे, है ना। दे वर इंटाइटल फॉर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब दे वर नॉट इंटाइटल, उनको एजुकेशन का राइट्स नहीं था, है ना। स्वयंवर नाम की चीज जो खत्म हो चुकी थी। वुमेन ऑफ हायर ऑर्डर डिड नॉट हैव एक्सेस टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो हायर जो ऑर्डर्स की जो वुमेन थी उनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं थी प्री गुप्ता पीरियड में और गुप्ता पीरियड में। द फैक्ट दैट द वुमेन ऑफ टू लोअर वर्नास वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड गिव देम कंसिडरेबल फ्रीडम व्हिच वाज डिनाइड टू अपर कास्ट। अभी इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। एक मिनट, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए वुमेन की पोजीशन को गुप्ता टाइम पीरियड में, तो देखो जो लोअर वर्नास की जो वुमेन थी वो आप खुद का लाइवलीहुड अर्न कर सकती थी, है ना, खुद का लाइवलीहुड वो अर्न कर सकती थी। यहाँ पे इंटर वर्ना मैरिजेस वगैरह भी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हायर कास्ट वुमेन जो थी, इलाइट जो वुमेन थी, जो कास्ट वुमेन थी, उनको मतलब पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, उनको लाइवलीहुड अर्न करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे ये जो वुमेन्स वगैरह हुआ करती थी लोअर कास्ट, ये अपने हस्बैंड के साथ काम पे जा सकती थी, है ना, तो उनको फ्रीडम था, वो घर से बाहर निकल सकती थी, उनको फ्रीडम था। यहाँ पे जो है वो इस तरह का फ्रीडम था ही नहीं, है ना। उसको एटम ऑफ उसको एक वस्तु समझा जाता था, है ना, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड फॉर एवरीथिंग। प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, कोई भी किसी भी तरीके के जो प्रोडक्टिव राइट्स जो थे उनको नहीं थे, है ना। उनको पॉलीगेमी सिस्टम थी, मतलब हस्बैंड जो 2 से 3 शादियां कर सकता था, ठीक है। स्त्रीधन के ऊपर राइट्स था और इमोलेशन ऑफ विडोज, इस तरह की आप देख सको। तो यहाँ पे इनको कोई राइट नहीं थे। इवन अगर देखा जाए तो कंपेरेटिव अगर हम देखो यहाँ पे, तो जो लोअर कास्ट जो लोअर वर्ना जो वुमेन थी ना, इनकी कंडीशन इनसे बेहतर थी। जो हायर कास्ट वुमेन थी उनसे बेहतर इनकी कंडीशन थी, आप ऐसा बोल सकते हो, है कि नहीं। तो एजुकेशन तो था ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता एजुकेशन का। तो पोजीशन इंप्रूव इन सर्टन एस्पेक्ट, लेकिन कुछ टाइम मतलब कुछ जो एस्पेक्ट्स थे इसमें थोड़ी पोजीशन इंप्रूव होती गई। रॉयल वुमेन जो है वो अभी कॉइन्स और सील्स पे आती गई, रॉयल वुमेन, लेकिन ठीक है। क्वींस आर डिपिक्टेड इन क्वीन एंड किंग टाइप ऑफ कॉइन्स। चंद्रगुप्ता वन और उसकी वाइफ कुमार देवी को कॉइन्स पे दिखाया गया है। क्वींस ऑल्सो अपीयर्ड ऑन रिवर्स ऑफ कॉइन्स, है ना। एग्जाम्पल, क्वीन जो काउच पे बैठी है विद द फ्लावर इन हर हैंड राइट हैंड एंड अपीयर्स ऑन द रिवर्स ऑफ कॉइन्स, कुमार गुप्ता एंड चंद्रगुप्त टू। इस तरह की कॉइन्स वगैरह पे उनका थोड़ा सिंबोलिज्म वगैरह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वैसा कुछ नहीं था। In some selected areas, women belong to upper classes commanded a prominent share in the field of administration. Administration में भी थोड़ा बहुत जो है उनको मतलब राइट मिला। In Gupta period, the queen consort undoubtedly possessed an important position. पकड़ का inscription revealed the exercise of political power by Queen Prabhavati Gupta after the death of her husband, है ना। Chinese author has described the Indian princess as a administrating government in the association, लेकिन ये बहुत कम थे ना, ये काफी कम ऐसे एविडेंसेस थे कि वुमेन रूलर है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये काफी कम हुआ करता था। देयर आर एविडेंसेस दैट इन सम ऑफ द प्रिंसेस स्पेशली द कनारीज कंट्री वुमेन फंक्शन एज अ प्रोविंशियल गवर्नर एंड हेड ऑफ द विलेजेस। तो ये काफी कम होता था। जो ये पोजीशन इंप्रूव हुई ना थोड़ी पॉलिटिकल और सोसाइटल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, ये काफी कम। और सिर्फ अपर कास्ट वुमेन जो क्षत्रिय जो थी ना, क्षत्रिय आप बोल क्षत्रिय वुमेन्स की जो पोजीशन थी उनकी बस इंप्रूव हुई थी, बाकी जो ब्राह्मण वुमेन थी उनकी नहीं हुई थी। तो ये सम रॉयल वुमेन स्टार्टेड गिफ्ट गिविंग, है ना, उन्होंने मतलब दान दक्षिणा भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। The fact indicated that the girl belonged to upper class used to get liberal education and took a keen interest in the culture and administrative activities. The practice of swayamvara self choice of husband had not gone out of use. मतलब क्षत्रियों में चलता था थोड़ा बहुत। In Gupta period like Shudras, the women were also allowed to listen epics and Puranas. वो भी अभी epics और पुराणास को सुन सकते थे शूद्रा की तरह, और वो कृष्णा की भक्ति कर सकते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते थे epics को, रामायण महाभारत को पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई का अधिकार उनको नहीं था। वुमेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, वुमेन एजुकेशन किस तरीके से था। वत्सायना जो है वो यहाँ पे रेफर कर रहा है प्रिंसेस को और अदर इलाइट वुमेन्स को दैट लर्न शास्त्रास, दैट वर लर्न इन शास्त्रास एंड लिस्ट 64 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दैट शुड बी लर्न बाय वुमेन। वत्सायना यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, उनको भी मतलब प्रिंसेस को, लेकिन हाँ प्रिंसेस को। दिस इंक्लूड सॉल्विंग रिडल्स, रिसाइटिंग फ्रॉम बुक्स, कंप्लीटिंग पोएटिक वर्सेस एक्सेट्रा। इस तरह के काम को दिए गए हैं, मतलब ये आप कर सकते हो एजुकेशन में। Sanskrit drama suggests that the women associated with the royal court may have been well versed in reading, writing, instrumental music, singing, dancing, etc. The women of lower caste did not have right to education through though they had means of life. मतलब वो इकोनॉमिक राइट थे लेकिन एजुकेशनल राइट उनके पास नहीं थे। वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मैरिज की क्या सिस्टम थी। धर्मशास्त्र टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड शोज टेंडेंसी ऑफ लोअरिंग द एज ऑफ मैरिज। ये जो टेक्स्ट वगैरह जो लॉ बुक्स हुआ करते, सो कॉल्ड जो लॉ बुक्स वगैरह हुआ करते, इनमें मैरिज की जो एज थी उसको कम करने के ऊपर ही उनका फोकस था।
तो बिफोर प्यूबर्टी भी अभी बेस्ट बोला गया, बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि पहले ही निपटा दो। The Kamsutra of Vatsayana seems to support this idea at one place, but in general discussion of the courtship and conjugal relationship, there's the mature bride and groom. ठीक है ना, समझ गए आप। It is unlikely that this text depict exact picture of practical solution. अभी ये जो है ना, ये प्रैक्टिकली हुआ ही करता है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, Kamsutra state progeny, fame, social approval are obtained by man who marries a virgin girl of same varna. ठीक है। It also forbids any kind of रिलेशन बिटवीन द वुमेन एंड हायर वर्ण एंड मेन ऑफ लोअर, मतलब लोअर वर्ण का जो मेन है और हायर वर्ण के जो मेन, इन दोनों में किसी तरह की कोई भी रिलेशन होनी नहीं चाहिए, है ना, ये यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है। हाउएवर इट हैज नो प्रॉब्लम इन हैविंग रिलेशनशिप प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ प्लेजर, प्लेजर के लिए आप ये कर सकते हो द वुमन ऑफ लोअर वर्ण, लेकिन लोअर वर्ण की वुमन, है ना, मतलब इतना घटिया सोच इन लोगों की, है ना, समझ सकते हो। Vatsayana also talk about the girl marrying partner with their own choice. The dramas of this age mention some instances of such marriage among the elite group. मतलब यहाँ पे love marriage वगैरह की बात हो रही है, हुआ करता थोड़ा Vatsayana वगैरह यहाँ पे कर रहा है सब। Polygamy was prevalent and women were not permitted to contract a second marriage. Among the ruling class, the customary practice of burning widows on funeral pyres of their husband was becoming a sanctioned social norm. देखो कितने मतलब पागल लोग थे कि सती प्रथा को यहाँ से सोशली एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, है ना, ठीक है। हाउ वाइफ वाज सपोज्ड टू बी, किस तरीके देखा जाता था कि आइडियल वाइफ क्या कौन है, तो कामसूत्र के अकॉर्डिंग गुड वाइफ सर्व्स हर हस्बैंड डिलीजेंटली, कीप्स द हाउस क्लीन एंड वेल डेकोरेटेड, वेरी गुड, शी इज ड्यूटीफुल एंड सबमिसिव, सुनने वाली होनी चाहिए, है ना, सुनो, सिर्फ सुनने की बात, काम करो, बोलो मत। शी वेट्स ऑन हर हस्बैंड, अटेंड सोशल एंड अदर ओकेजन विद हिज परमिशन ओनली, परमिशन बिना घर से बात नहीं करना, एंटरटेन हिज फ्रेंड्स एंड सर्व्स इन लॉज एंड ओबे देयर एल्डर्स, बड़ों की सम्मान करे, है ना। शी वर्शिप एट हाउस श्राइन एवरीडे, घर पे रोज पूजा पाठ करें। Katyayana Smriti state that the wife must always live with her husband and be devoted to him. She must remain chaste even after his death, है ना, मतलब वही खतरनाक चीज थी, खतरनाक, लोग फॉलो करते थे इसको। विडोज सती एंड विडो रीमैरिज, इसका क्या मतलब, जो विधवा होती है उनकी क्या मतलब कंडीशन थी। पैट्रिया का सेटअप में मेन जो है ना, उसको उसने मैंने पहले बताया, दैट वाज जस्ट एटम ऑफ प्रॉपर्टी, वुमन वाज जस्ट एज ए एटम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर हिम। प्रैक्टिस ऑफ सती हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बृहस्पति स्मृति यहाँ पे रेफर कर रहा है बर्निंग ऑफ विडो ऑन द फायर ऑफ हस्बैंड, कितने मतलब खतरनाक लोग रहे होंगे, कितने निर्दयी क्रूर लोग रहे होंगे ना। मोस्ट ऑफ द धर्मशास्त्र एडवोकेट सेलिब्रेट एन ऑस्टियर लाइफ फॉर विडोज। इट वॉज नॉट फेवरेबल इंस्टेंट इफ द विडो रीमैरी हैपेंस, बिल्कुल मतलब उनको जीना मुश्किल कर देंगे लोग अगर विडो रीमैरी हो जाए तो। सम पोस्ट गुप्ता लॉ बुक हेल्ड दैट वुमन कैन रीमैरी ऑफ हर हस्बैंड इज डेड, इम्पोर्टेंट डिस्कट, बोला है कि वुमन जो रीमैरी कर सकते कब, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन पोस्ट गुप्ता लॉ बुक में ऐसा बोला गया है अगर वो छोड़ देता है दुनिया को, अगर वो मर गया, अगर वो इम्पोर्टेंट है ना, इनफर्टाइल है, तो वुमन कैन रीमैरी, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड में ना। लेबर और स्लेवरी का क्या हाल था, है ना, लेबर और स्लेवरी, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है ना फार्मिंग वगैरह में काम करने वाले हायर्ड लेबर के बारे में मेंशन किया है। वॉचिंग फील्ड, है ना, हार्वेस्टिंग के लिए लेबर, कैटल को टेंड करने के लिए लेबर, क्राफ्ट प्रोडक्शन, हाउस वर्क के लिए लेबर। पेमेंट की जो बात की गई है यहाँ पे, वो रेट्स और रूल्स वहाँ पे बताए गए हैं ना, बृहस्पति स्मृति में कैश और काइंड दोनों में हो सकते हैं। फोर्स लेवल जिसको विस्टी, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम 2020 शायद में 2019 मतलब 19 में आया था, 20 में आया था। विस्टी फोर्स लेवल मतलब विस्टी गुप्ता के टाइम पीरियड पे था, ये कॉमन था इस टाइम पीरियड में और इसके पहले भी। It was considered as a source of tax paid by people as mentioned as a tax along with the land grants in one of the inscription. It was more prevalent in MP and Kathiawar region. तरह का टैक्स था ये, है ना, फोर्स लेबर मतलब बिल्कुल जबरदस्ती काम करना है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, उसको फोर्स लेबर कहा गया है। स्लेवरी, द नारद स्मृति मेंशन लिस्ट ऑफ 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स लाइक वॉर कैप्टिव, है ना, स्लेव 15 तरीके के नारद स्मृति के अकॉर्डिंग। एक तो जो युद्ध में पकड़े जाते थे, जो पैसा मतलब उधार लिया, उधार चुका नहीं पा रहे, तो फिर वो स्लेव बन गए। वॉलंटरी कुछ लोग बन जाते थे, है ना, कुछ काम धंधे करने हैं तो चलो कुछ हो नहीं रहा है तो चलो खुद ही स्लेव बन जाते हैं। इवन देयर वाज प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्लेव फ्री ऑल्सो, स्लेव को फ्री भी किया जाता था। इवन जो स्लेव जो थे उनकी शादी के थ्रू जो बच्चे वगैरह होते थे उनको फ्री माना जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। होप आपको सोसाइटी के बारे में तो चीज़ें क्लियर हो चुकी है,
मतलब सोसाइटी को हमने डिस्कस कर लिया। हमारा ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हमारा टॉपिक 10 चल रहा है, हमने पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी सबको डिस्कस किया। हमने बस आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस नहीं किया अब तक किसी भी टाइम पीरियड का नहीं। तो हम क्योंकि इसके ऊपर हम सेपरेटली कवर करेंगे इसको, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसमें हम लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, और हमारा ये यहाँ पे टॉपिक 10 जो है कवर हो जाएगा यहाँ से। बाकी आपको अगर चीज़ें चाहिए जैसे वक्राकाश के बारे में, वर्धनास के बारे में है ना, तो ये आपको हमारे पेड मटेरियल नोट में मिल जाएंगे। कि हर चीज़ में वीडियोस के थ्रू कवर नहीं कर सकता, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो पेड मटेरियल है, काफ़ी सस्ता है, अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हो। 100-600 रुपीज़ में मटेरियल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे ना, यू कैन परचेज दैट मटेरियल। ठीक है, तो होप आपको ये जो चीज़ें वो क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर आएगा गुप्तास में, टॉपिक 10 में वो आएगा लाइक लिटरेचर के ऊपर और साइंटिफिक लिटरेचर के ऊपर, या फिर स्टेटस ऑफ जो बुद्धिस्ट या फिर जैन थे उनके ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।